सर क्वेश्चन तो जी जी हाँ ज्यादातर सर रिपीटेड थे पेपर वन में खुसूसन ज्यादातर क्वेश्चंस थे वो रिपीटेड आए थे और मतलब एक्यूट एपिग्लोटाइटिस के दो क्वेश्चंस थे और ये फैक्टर 8 की उसकी थी ये उसकी कैलकुलेशन पे क्वेश्चन थे दो फैक्टर 8 पे थे और हाँ इसी तरह कोई ऐसा मुख्तलिफ पेपर कोई ए में ऐसा ज्यादातर क्वेश्चन कोई ऐसा टॉपिक के जो आपने बिल्कुल नहीं टच किया हुआ था? जी ऐसा तो ये खास था नहीं सर मेरे ख्याल में। अच्छा देखें, मैं आप लोगों को आज एक बात बताना चाहता हूँ कि देखें, अभी आपका आपका ये इसमें सब मैंने आपसे सवाल ये पूछा था कि किस तरह के क्वेश्चंस आए थे, क्या टॉपिक्स आए थे, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर ये बात इतनी ज़्यादा सरायत की गई है कि पुराने क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो। एम आई राइट? जब आप इम्तिहान की तैयारी भी कर रहे थे तो आपके दिमाग के अंदर ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी कि जो पुराने क्वेश्चंस हैं वो करने बहुत ज़रूरी हैं। तो आप मुझे ये मैं आपको से ये पूछना चाहता हूँ कि जो पुराने क्वेश्चंस आप बता रहे हैं, उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ थी कि जो आपको पढ़ के समझ फिर भी ना आ रही हो? जी, उसामा। जी। नहीं सर मेरे ख्याल में से कोई नहीं थी। अच्छा, नहीं मतलब बिल्कुल जिस तरह आप लोगों ने डिस्कस किए थे उसी तरह ही क्वेश्चन आए थे? जी सर बिल्कुल मतलब ऐसे लग रहा था कि वही इस टाइम उठा के उन्होंने वो किए हुए थे। और आपने सीपीएसपी की वाले आंसर लिखे ना? ना बस वही ये असल में पहले तो जो ये सीपीएसपी की का क्या कॉन्सेप्ट होता है, पता है आपको? सीपीएसपी की कौन भेजता है? की का तो नहीं था पर वैसे मतलब हमने साथियों के साथ डिस्कस किए थे तो बस ऑलमोस्ट वही आंसर्स आए थे। अच्छा। असल में सीपीएसपी का बड़ा कॉन्सेप्ट है ना, कि आंसर बेशक ये आपको कॉन्सेप्ट ये कहता है, लेकिन सीपीएसपी की में यही लिखा हुआ है और आपने भी यही मार्क करना है। इस तरह की डिस्कशन होती थी या नहीं होती थी? जी उसामा। एक दो जगहों पे पहले मतलब एक दो जगहों पे हुई थी कि ये इस तरह एक दो चीजें हैं जो मतलब जिनका आंसर ये नहीं है लेकिन उसमें की इस तरह की है लेकिन वैसे बाकी तो वो जो आर्टिकल्स में है थे या जो जो बुक्स के थे उसी तरह के मतलब हाँ। ऑप्शंस वही थे जो अच्छा। आर्टिकल्स में है या जो अच्छा बुक्स चले, में है। खैर एनीवेज, मैं बेसिकली जो आपको इसके अंदर मैसेज देना चाहता हूँ वो उन लोगों को कि जिन्होंने अभी एग्जाम नहीं दिया और अभी एग्जाम देंगे वो इंशाल्लाह कमिंग अटेम्प्ट्स में इंशाल्लाह। तो देखें, एक तो बात ये जहन में रखें कि ये जो आपको इतना पक्का इस बात पे यकीन है, कामिल है, कि वो क्वेश्चंस के जो आपको ने पहले से प्रैक्टिस किए हैं उन्हीं की बेस पे आप पास होंगे। तो आप याद रखें, याद रखें, अगर इंसान जिंदगी में शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करेगा ना, तो वो शॉर्टकट में उसको हो सकता है कि अपेरेंटली तो बहुत फायदा लगे, लेकिन अल्टीमेटली उसको बहुत नुकसान होगा। ठीक है? तो एज अ कॉन्सेप्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनकी जो प्रैक्टिस है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ना करें, क्योंकि अगर मैं आपको मना भी करूंगा तो आप लोग जरूर करेंगे, लेकिन इस पे अपना पक्का यकीन कामिल ना रखें। आप अपनी नॉलेज पे भरोसा रखें, क्योंकि अगर आप सिर्फ ये रिकॉल के क्वेश्चंस करके रट्टे मार के प्रैक्टिस करके अगर आपका एमसीक्यूज पास हो गए, तो मुझे बताइए कि अभी जो एक जाइंट आपका इंतजार कर रहा है वाइवा, वो कैसे पास होगा? मेरी बात समझ रहे हैं उसामा? जी सर आपकी बात ये बिल्कुल सही है कि जो वैसे जो जो पास पेपर्स होते हैं वो तो बिल्कुल ही कोई क्लू नहीं देते ना आपको कोई नॉलेज में इजाफा करते हैं वो ऐसे हाँ। ही बस और मतलब आप अगर देखें ना, टाइप आपने के। किसी की, हम सब लोगों ने किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की बीवी को हमने बेहोशी देनी है, और जिंदगी और मौत जो है वो उसके हाथ में होगी। तो आप मुझे बताइए, क्या आप किसी ऐसे बंदे से एनेस्थीसिया दिलवाना चाहेंगे कि जिसने पास पेपर्स करके इम्तिहान पास किया हो? क्यों सामा? नहीं सर बिल्कुल नहीं। नहीं चाहेंगे ना? तो कैसे हम मुसलमान हैं कि बिल्कुल हम नहीं। अपने लिए वो नहीं पसंद करते
जो दूसरों के लिए पसंद कर रहे हैं। तो ये तो खैर मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ। अच्छा बिल्कुल सर, ये बात सही है बिल्कुल। क्वेश्चन पेपर 2 में तो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस थे वो आर्टिकल बेस्ड। देखो क्वेश्चन जो होते हैं ना वो आप उसको ये कहें कि नॉलेज बेस्ड होते हैं। क्वेश्चन किसी एक जगह से नहीं होते। देखें जो भी बनाता है ना क्वेश्चन, कुछ हमारे मेजॉरिटी जो लोग होते हैं वो एक तो देखिए याद रखें बात कि एमसीक्यूज बनाना बहुत मुश्किल काम है। मैं आपको बताऊं, मैं आपको 100 एसक्यूज बना के दे देता हूं, मैं आपको 100 वाइवे की स्टेम्स बना के दे देता हूं, लेकिन एक एमसीक्यू बनाना आप इट टेस्ट्स योर नर्व्स एंड योर नॉलेज। तो एमसीक्यू बनाना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, इस वजह से हमारा जो जो आपको कई दफा ऐसा लगता है ना कि वो कुछ क्वेश्चन बेरब्त है या कुछ क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा लगता है कि कंफ्यूजिंग है, उसकी वजह ये होती है कि वो बहुत हमारे एमसीक्यूज का बहुत हाई स्टैंडर्ड नहीं होता। ठीक है, तो हमें वो मेरे ख्याल से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ये सोच के कि हम अमेरिका में नहीं पले बड़े हैं, हम पाकिस्तान में पड़े बड़े हैं, तो हमारी जिस तरह हमारी बाकी सारी चीज़ों के अंदर कुछ कमी, कुछ बेशी, कुछ अच्छा, कुछ बुरा है, तो इसी तरीके से हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मेरा मशवरा सब लोगों को यही होता है कि अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जैसे अभी आपने नाम लिया था एपिग्लोटाइटिस, हम इसी को ही अब टेस्ट केस बना के करते हैं। क्या क्वेश्चन था एपिग्लोटाइटिस का? जी अजहर आप बताओ, वो मेरे ख्याल लीव कर दिया। एपिग्लोटाइटिस का क्या सर क्वेश्चन अपना था? वही जो टिपिकल सिनेरियो था ना कि फीवर है बच्चे को और कुछ दिनों से अनवेल है, उसके अलावा अब वो वर्डिंग तो डेफिनेटली मैं रिकॉल नहीं कर सकूंगा, लेकिन लाइंग फ्लेट पे उसको डिफिकल्टी है और उसको ड्रूलिंग, जो टिपिकल इसका जो साइन होता है ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा है, और ये इस तरह था, उसको सही टेक्निक था और सारा चीज सही। नहीं लेकिन उसके अंदर उन्होंने पूछा क्या था, उन्होंने क्या पॉइंट पूछा था? बस एक्चुअली वो यही था कि आप किस तरह इसको जो है ना वो इंडक्शन करेंगे ना। इंडक्शन कैसे करेंगे, तो आपने क्या लिखा? हाँ, वो इनहेलेशन भी था उसमें और दूसरे ऑप्शन थे, डेफिनेटली इंक्यूबेशन करेंगे ना। नहीं लेकिन आपने इंडक्शन कैसे करनी थी? सर ये नहीं पूछा गया था। ओके ये सिर्फ इस तरह के ऑप्शंस थे कि आप सीओ पे इंडक्शन करेंगे, मास्क इनहेलेशन करेंगे, किस तरह करेंगे। तो आपने क्या किस ऑप्शन को क्लिक किया था आपने? इंट्यूबेशन सर, इंट्यूबेशन। नहीं इंट्यूबेशन में पीछे ये नहीं लिखा हुआ था कि क्या कैसे इंडक्शन करनी है? सर मुझे एग्जैक्टली वो नहीं आ रहा, डेफिनेटली उस वक्त जो मैं अच्छा पूरी सिनेरियो के हिसाब से। ओके चले इसी क्वेश्चन को अब हैंड ओवर टू अतीक भाई। अतीक भाई आपको आवाज आ रही है? जमील, जमील आपको आवाज आ रही है? जिस मैंने सही तरह सर सुना नहीं, असल में मैं वो लैपटॉप से मोबाइल की तरह कर रहा हूँ। ओके टेक योर टाइम। अजहर आप ही चलो बताओ। डिस्कस कर रहे थे कि इंट्यूबेशन के लिए कुछ। ओके टेक योर टाइम। अच्छा कोई भी बंदा वॉलंटियर करे, मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि एक पेशेंट है, बच्चा है, जिस तरह ये सिनेरियो में था, तो एक बच्चा है, जाहिद भाई आप ले लें क्वेश्चन ये। हाँ जी सर। जी एक एक जो है ना 2 साल का बच्चा है, वो रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस के साथ है और उसको जो है ना रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस के साइंस आ रहे हैं। ठीक है, और उसको फीवर भी है। व्हाट इज डिफरेंशियल डायग्नोसिस, यानी कि चले मैं फीवर को भी हटा देता हूँ, एक बच्चा विद रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, व्हाट इज द डिफरेंशियल डायग्नोसिस? सर इसमें बच्चा विद चलो भले अजहर बता दे सर। जी चले आप बताएं अजहर दूसरे क्वेश्चन को ले लेंगे, आप बताइए प्लीज। अच्छा सर इसमें जो है वो इनहेल्ड फॉरेन बॉडी हो सकती है। वेरी गुड। और इसमें जो है वो एपिग्लोटाइटिस हो सकता है, और इसमें जो है अपना ये ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस हो सकता है। और उसको क्या कहते हैं, क्रू कहते हैं ना, उसको क्रू कहते हैं। हाँ क्रू, जी सर। ठीक है, अच्छा उसके बाद और क्या हो सकता है? स्टेटस एस्मेटिकस हो सकता है।
जी जी, स्टेटस एसिमेट्रिकस हो सकता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। निमोनिया हो सकता है, ओ जी जी, निमोनिया, कोई वही हाँ, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। साइनोटिक जी, हार्ट डिजीज हो सकती है। साइनेटिक हार्ट डिजीज हो सकती है, बिल्कुल हो ठीक सकती है, है। मतलब आपका आपके इस दिमाग के अंदर एक जस्ट सर्कुलेट करना चाहिए कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम पूछ रहे हैं, तो कार्डिक कॉज होगी, पल्मोनरी कॉज होगी, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगी, लोअर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगी। एक्चुअली एक्चुअली ये क्वेश्चन पता है क्या है, ये क्वेश्चन है आपका पाल्स का, पीडियाट्रिक एडवांस लाइफ सही। सपोर्ट के अंदर जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का सिनेरियो है ना, ये एक्चुअली वो है। ठीक है, तो इसके अंदर अपर एयरवे भी सही। ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, लोअर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकती है। तो आपने फिर आपको, अब आप अगर मिसाल के तौर पे इसी क्वेश्चन को अगर मैं एक्सपैंड करूं कि कौन से क्लिनिकल फीचर्स होंगे जो एपिग्लोटाइटिस की तरफ लेके जाएंगे। सर एपिग्लोटाइटिस की तरफ हमें मतलब पेशेंट जो है वो टेकीपेनिक होगा और रेस्टलेस होगा और ड्रोलिंग ऑफ द सलाइवा होगी और पेशेंट जो है वो मतलब लेट नहीं पाएगा ओके, और मतलब सिटिंग पोजीशन में डिस्निक होगा। ठीक है। अच्छा, फॉरेन बॉडी के लिए क्या फीचर्स हो सकते हैं। फॉरेन बॉडी के लिए मतलब विदाउट एनी सिम्टम भी हो सकता है या विद सिम्टम आप पूछ रहे हैं सर। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होगी हिस्ट्री, ठीक है ना, पहली चीज तो हिस्ट्री हो जी जी सकती जी, है। और सही। अगर हिस्ट्री नहीं भी है तो भी आप उसको उसके कैरेक्टर पे हो सकता है, जो मतलब उसके अंदर जो साइंस होंगे वो कॉमन हो सकते हैं। ठीक है, अगर एपिग्लोटाइटिस है जो, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट आर साइंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ये मैं बहुत बेसिक सी डिस्कशन कर रहा हूँ। व्हाट आर साइंस ऑफ साइंस ऑफ रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी, सर साइंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में टेकीपीनिया होगा, लेबर्ड ब्रीथिंग पैटर्न होगा और अपना साइनोसिस होगी, पेशेंट को नेजल फ्लेयरिंग होगी वेरी गुड, और चेस्ट रेसिशंस होंगी ओके। और इसके अलावा हाय मतलब ये तो मतलब वो हो गए साइंस। अच्छा, बाकी जो है वो क्लिनिकल उसमें डिसेचुरेशन और इंक्रीज हार्ट रेट, टेकिकार्डिया, कॉन्शियस लेवल ये याद डिप्रेशन, आ रही है। कॉन्शियस लेवल, जी बिल्कुल, हाँ कॉन्शियस लेवल कॉन्शियस भी लेवल हो सकता है डिप्रेशन ना। और बच्चा हो सकता है। जी मतलब जी आप ये समझ लीजिए कि बहुत एंशियस होगा। ठीक है, और जी, जो एंशियस जो होगा। आपके जो है ना एक्स्ट्रा मसल्स, जो एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी मसल्स जो है, ठीक है, जो एसेसरी मसल्स है, जी वो एक्स्ट्रा मुंह से निकल गया, एसेसरी मसल्स हैं, वो यूज हो रहा होगा। इन कोस्टल रिसेशन हो सकती है, बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी रेट तेज हो सकता है, शैलो ब्रीदिंग हो सकती है, स्ट्राइडर हो सकता है, स्ट्राइडर हो सकता है, वीज जी हो जी सकते हैं, जी वीज हो सकते हैं, मतलब ये सारी चीजें हो सकती है ना। ठीक है, तो जी आपको जी आगे क्लिनिकल हिस्ट्री, यानी कि आप उसको टेम्परेचर देखेंगे, आप उसका कोई हिस्ट्री देखेंगे। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद आप क्या नाम है उसका पैटर्न देखेंगे कि कितने देर में ये हुआ है। ठीक है, और अच्छा उसके बाद एज ग्रुप भी देखेंगे। ठीक है, जो 2 साल जी का बच्चा होता है वो फॉरेन बॉडी के लिए बहुत नोटोरियस है, क्योंकि जो उसको जब वो चलने लगेगा तो जो उसको नजर आएगी चीज वो अपने मुंह में डालेगा। ठीक है, तो जो जो ठीक। अगर उससे कम एज होगी तो उसके अंदर और कॉजेज होने के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो सही। ये इसका एक पैटर्न है। तो इसके अंदर फिर आप हिस्ट्री आपने देख ली, एग्जामिनेशन में आपने उसका कोई रोंकाई, वीजिंग, क्रैप्स आपने देख लिया। ठीक है, जो बाकी हमने रिस्पिरेटरी जी, साइंस, डिस्ट्रेस के साइंस देख लिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, अगला स्टेप में आप क्या करेंगे। हिस्ट्री एग्जामिनेशन के बाद हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। नहीं, देखें इसी में बेसिकली ये नहीं। इसके जी। अंदर ये चीज आ जाएगी कि जो मैंने इंटेंशनली मैंने नहीं बोला, स्किप कर गया हूँ, आपने बोलना है ये कि इस पेशेंट की जी जब आप जुमला बोलेंगे तो वहां पे यही होगा कि कॉल फॉर हेल्प, रिससिटेशन, सही। मैनेजमेंट एंड इवैल्यूएशन विल गो साइड बाय साइड। ठीक है, I will be जी जी taking the quick history. I will be putting the oxygen. I will 100% ऑक्सीजन। ठीक है, और उसके बाद जो है आप अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स आप मॉनिटर अटैच करेंगे और साथ साथ आप देखते जाएंगे कि क्या क्या है। ठीक है, अगर उसके फीचर्स जो हैं वो एपिग्लोटाइटिस की तरफ हैं तो आपने उसमें जो रिसीमिक एपिनेफ्रीन से नेबुलाइजेशन है या इंटुबेशन है या एंटीबायोटिक है, वो सारी चीज़ों की तरफ आप चले जाएंगे।
अगर कोई उसको स्ट्राइडर आ रहा है तो आप उसमें देखेंगे कोई इसको कोई फॉरेन बॉडी की तरफ तो नहीं जा रहा, ठीक है, तो आप उसका क्विक अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो आप कर सकते हैं उसका रेडियोलॉजी, आप कॉल करेंगे ईएनटी को, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को आप इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर फर्दर उससे आगे आप जाएगी, और उसमें अप्रोच आपकी ये होगी कि यू विल मेक श्योर दैट पेशेंट्स एयरवेज पेटेंट, ठीक है, पेशेंट्स एयरवेज पेटेंट, पेशेंट इज ब्रीथिंग वेल, पेशेंट हैज पेटेंट आईवी लाइन, ठीक है, और उसके अंदर फिर आगे वो जो एग्जामिनर वो जिस तरफ लेके जाना चाहेगा वो आपको ले जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, इसके अंदर कोई भी हो सकती है, और फर्दर वो आपसे ये पूछ सकता है कि इस पेशेंट को आप इंट्यूबेट कैसे करेंगे, तो बेसिकली इसके अंदर ज़हन में रखें बात कि इसके अंदर आपने इनहेलेशन टेस्ट में, हाँ जी सर, आईवी तो कंट्राइंडिकेटेड है। हाँ मतलब बेसिकली जहाँ पे अपर ईयर ऑब्स्ट्रक्शन होगी वहाँ आईवी एजेंट तो मतलब अवॉइड करते हैं। तो आपने एक तो ये कि ट्रिक्योस्टमी के लिए रेडी वाला लफ्ज जरूर बोलना है, आपने ईएनटी को ऑन बोर्ड जरूर बोलना है, ठीक है, और आप इवन यू विल नॉट ट्राई फॉर अगर ये फॉरेन बॉडी की तरफ जाता है तो आप यू विल नॉट ट्राई टू इंड्यूस द पेशेंट बिकॉज क्राइंग की वजह से वो फॉरेन बॉडी जो है वो आगे की तरफ जा सकता है और वो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है, ठीक है, तो आपने बेसिकली जो है वो उसमें अच्छा फ्यू वर्ड्स अबाउट स्ट्राइडर का क्या मतलब होता है? स्ट्राइडर का एग्जैक्ट अभी सर याद नहीं है, स्ट्राइडर मतलब स्ट्राइडर को क्या बनेगा मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। सोचे जरा, जो आप उर्दू जबान में बता दें। अच्छा, आपसे मैं कोई आईएलटीएस का इम्तिहान थोड़ी ले रहा हूँ एफसीपीएस कोई आईएलटीएस का इम्तिहान थोड़ी है, आप आराम से तसल्ली से जवाब दीजिए। जी सर स्ट्राइडर ये कि मतलब जो डिफिकल्ट जो ब्रीदिंग होती है हमारी लेबर्ड ब्रीदिंग होती है उसके साथ मतलब आवाज आ रही होती है, हार्श होती है, वो नॉर्मल आवाज नहीं होती, हार्श साउंड होती है, हार्श साउंड होती है। अच्छा, हार्श साउंड जब होती है तो एक्चुअली फ्लो कौन सा होता है? हार्श साउंड जब होगी तो टर्बुलेंट होगा। वेरी गुड, आ गई समझ बात। तो टर्बुलेंट किसी भी वजह से अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है तो उसकी वजह से फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा और उसकी वजह से जो एक हार्श किस्म की जो साउंड प्रोड्यूस हो रही होगी दैट इज स्ट्राइडर, ठीक है। जो स्ट्राइडर है वो टर्बुलेंट फ्लो पे आया था एमसीक्यू। आई एम सॉरी, टर्बुलेंट फ्लो पे एमसीक्यू आया था। टर्बुलेंट फ्लो पे क्या एमसीक्यू था? रेनॉल्ड नंबर वाला? नहीं, रेनॉल्ड नंबर वाला नहीं था। वो कह रहे हैं कि अगर वो नैरोइंग ऑफ ट्रेकियल ल्यूमेन है तो उस वक्त वहां पे कौन सा फ्लो होगा? वेरी गुड, नैरोइंग पे होता है जहाँ पे कोई डायरेक्शन हो रही हो, जहाँ पे जैसे वाल्व वगैरह जहाँ पे हो या स्टॉपर्स हो, 3 वेज हो, वहां पर भी यही चीज होती है, टर्बुलेंट फ्लो होता है, ठीक है। तो बहरहाल तो ये चीज हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद इसके अंदर होता है कि जो होता है ना स्ट्राइडर, वो इंस्पिरेटरी भी होता है, एक्सपिरेटरी भी होता है, बाईफेजिक भी होता है, ठीक है। सही। तो इंस्पिरेटरी जो होगा वो एक्स्ट्रा थोरेसिक, आप यही याद रख लें, वो उसके लिए भी फ्लो वॉल्यूम लूप्स में भी यही होता है ना कि अगर इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर है तो एक्स्ट्रा थोरेसिक है, और अगर एक्सपिरेटरी स्ट्राइडर है तो वो इंट्राथोरेसिक प्रॉब्लम है, ठीक है। और जो ये आपका जो क्रू होता है, ये एपिग्लोटाइटिस होता है ना, इसमें जो स्ट्राइडर होता है वो इंस्पिरेटरी होता है, ठीक है। अच्छा, और बाईफेजिक ऐसा होता है कि जिसमें जाके एक जगह पे स्टक हो जाता है, ठीक है ना, बिलो द वोकल कॉर्ड जो है, अगर वो जाके फॉरेन बॉडी स्टक हो जाएगा ना तो उसकी वजह से बाईफेजिक हो जाएगी वो, ठीक है। सही। और उसके बाद स्ट्राइडर के बारे सर में ये बच्चे ठीक है, चलो मेरे बच्चे सर ये एक चीज पूछनी थी। ठीक है, ओके। जी। ये इनहेल्ड फॉरेन बॉडी में सर आप कह रहे थे कि बच्चा जब क्राई करेगा तो मतलब वो आगे मूव करेगी ना फॉरेन बॉडी। जी। तो उसमें हमने जल्दी से मतलब इनहेलेशन इंडक्शन करनी है। हाँ जी, यही जवाब देना है ना मतलब। जी बिल्कुल। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, इसके लिए आपने यही बोलना है कि इसके लिए कोई जनरलाइज अप्रोच नहीं है, इसकी इंडिविजुअलाइज अप्रोच होगी, ठीक है ना। आप उससे ये कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, लेकिन जनरल रूल क्या है कि यू विल नॉट ट्राई टू
टू हैव क्या उसको कहते हैं, वो जो है आपकी पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, ठीक है। जी क्योंकि जी अगर आप जी पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन करेंगे तो वो फॉरेन बॉडी आगे की तरफ पुश हो सकती बिल्कुल है, विच विल क्रिएट प्रॉब्लम, ठीक है। तो सही। ये इसमें बेसिक रूल है। और इसके अलावा कोई चीज? हाँ सर, बस यही पूछना था इसमें, बाकी आप स्ट्राइडर का बता रहे थे मजीद। जी, वो स्ट्राइड मतलब अच्छा, दूसरी बात ये कि वैसे तो वो एयरवे जी ब्रीदिंग सर्कुलेशन है, स्ट्राइडर भी जहाँ पे आएगा तो वहाँ पे आपको चंद बातों का आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। एक तो जैसे अभी अजहर ने बताया सही। कि वहाँ पे टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा वो आपसे टर्बुलेंट फ्लो आएगा तो रेनॉल्ड नंबर कितना होगा? ग्रेटर देन 2000। वेरी गुड। अच्छा, उस पे कौन सी चीज पे डिपेंड करेगी वो? डेंसिटी पे कि विस्कोसिटी पे? ये करेगी डेंसिटी। पक्की बात है? डेंसिटी में सर पक्की बात है सर, वेरी मतलब जो गुड। याद आ रहा है। ये होना चाहिए कॉन्फिडेंस, ठीक है। सही। जी जी अच्छा, उसके बाद जो है वो आपसे मजीद यहाँ पर क्या पूछ सकते हैं? एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन और मैकेनिकल वेंटिलेशन। उसके अलावा और आपको एक दो बातें ज़हन में रखनी है, वो क्या क्या है? जहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आप डेंसिटी को कम करना चाहें तो वहाँ पर आप क्या चीज़ कर सकते हैं? सर, वो उसमें मतलब अगर आपके पास अवेलेबल है तो हेलियोक्स का जो यूज होता है। तो हेलियोक्स का एडवांटेज तो ये होगा कि ऑब्स्ट्रक्शन में गुजर जाएगी। हेलियोक्स का कोई नुकसान होगा? सही। हेलियोक्स का नुकसान, हेलियोक्स का नुकसान hypoxia, बिल्कुल। वेरी गुड। हेलियोक्स जब आप देंगे तो आपकी FiO2 तो आप 100% नहीं दे सकते ना, नहीं दे सकते। ठीक है। तो ये उसकी प्रॉब्लम है, और एक्सपेंसिव है और नॉन अवेलेबिलिटी है, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। और सही। इसके अलावा और क्या चीज़ आप करते हैं? सर इसमें मतलब इनहेलेशन इंडक्शन हो गई, और वो बात कर ली हमने ना। बाकी इसके जो अलावा और आपके सर दिमाग में अच्छा और क्या क्या आनी चाहिए, बातें जो पता होनी चाहिए आपको? सर इसमें सर एपिग्लोटाइटिस में या इनहेल्ड फॉरेन बॉडी में या ओवरऑल? नहीं, स्ट्राइडर की बात कर रहे हैं। अच्छा, स्टार्ट होगी। तो फॉरेन बॉडी को हमने कर लिया क्योंकि हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना यहाँ पे इस वक्त। वहां पर आपको जी सर, जी देखिए सर। बेसिक प्रिंसिपल वही होगा एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन जी में। आपने साइंस आपने उनको बताना है कि इट विल बी एन इंडिविजुअलाइज अप्रोच, और आपका पहला उसमें होगा ऑप्शन कि आप देखेंगे हिस्ट्री पे कुछ बातें आपको पता चल गई, पैटर्न फॉर फीवर या कोई और एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं, वो आपकी चीज हो जाएगी। दूसरी चीज होगी आपकी कोई, आपने एग्जामिनेशन में हो सकता है आपको कोई फॉरेन बॉडी की हिस्ट्री पता चल जाए, ठीक है। आपने एग्जामिनेशन के अंदर वाइटल जब देखे तो पता लगा उसको हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, तो अब फॉरेन बॉडी के हो सकता है फॉरेन बॉडी भी अगर प्रोलॉन्ग हिस्ट्री है, इन्फेक्टेड हो गया है, उसकी वजह से निमोनिया डेवलप हो गया तो उसमें फीवर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन वहां पर आपने पहले नहीं बोल देनी, आपने पहले ये बोलना है कि हम देखेंगे वर्क ऑफ ब्रीदिंग, साइंस ऑफ एनी डिस्ट्रेस, ठीक है। और उसके बाद जो आगे जो चीजें आएंगी वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। एक तो आप उसके अंदर आपने हेलियोक्स का जिक्र कर दिया, और इसके अलावा एक दो चीजें हैं जो आपको बतानी है, वो कौन सी? सोचे जरा। इसमें बाकी जो है देखिए एडीमा हो रहा है तो एडीमा को कम करने के लिए कुछ नहीं देंगे, स्टेरॉइड्स देंगे। स्टीरॉइड्स तो देंगे, इसके अलावा क्या देंगे? इसके अलावा अब वो अगर इस मौके पे हमारे जो जी एग्जाम स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो आके कहते हैं कि वो तो उसकी की में पता नहीं क्या लिखा हुआ था, मुझे तो नहीं पता चला। लेकिन अब आप सोचें कि आपने स्टीरॉइड बोला है तो स्टीरॉइड का इफेक्ट तो थोड़ा देर से नहीं होगा। तो वो देर से आएगा। स्टीरॉइड से बिल्कुल पहले आप कौन सी चीज देंगे जिससे एडीमा कम होगा? वो आपको सर, पता है ये नेबुलाइज्ड एपिनेफ्रिन। रेसिमिक एपिनेफ्रिन। ये अब आपकी हाँ टिप्स में होनी चाहिए बात। जहां पर भी एयरवे, सही। अपर एयरवे का एडिमा का जिक्र आ रहा है, जहां पर आपकी ऐसे, तो आपने सबसे पहले अच्छा, मुझे नहीं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कैसे देते हैं, क्योंकि पता नहीं पाकिस्तान में, मैंने तो अब इवन सऊदी अरब में भी मुझे कभी आज तक ये रेसिमिक एपिनेफ्रिन नहीं नजर आई कि ये क्या वाला होती है रेसिमिक एपिनेफ्रिन। लेकिन ये आपसे पूछ सकते हैं कि रेसिमिक एपिनेफ्रिन का क्या मतलब होता है। सही। मतलब इसके अंदर बेसिकली वो लीवो और डेक्स्ट्रो दोनों होते हैं आइसोमर्स ना, ठीक है। और जो लीवो आइसोमर होता है ना वो ज्यादा एक्टिव होता है, लीवो आइसोमर। सही। और उसको आपसे ये वो पूछ सकते हैं कि किस तरह देते हैं उसको। या आप रेसिमिक एपिनेफ्रिन जब बोलते रहेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए ना कि इसको यूज कैसे करना है। जी जी।
ठीक है, वो मुझे एग्जैक्टली उसका नहीं पता, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसको आप जी हाफ सोल्यूशन बना के आप उसको करेंगे। मुझे एग्जैक्टली उसका मैकेनिज्म नहीं पता क्योंकि मैंने कभी आज तक यूज नहीं की, ठीक है ना। और सही, उसमें जब ठीक आप रेसिमिक एपिनेफ्रिन देंगे तो आपको क्या चीज मैंडेटरी है, क्या आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसमें? रेसिमिक एपिनेफ्रीन की वजह से सर टेकिकार्डिया और एरिथमिया ये सारी चीजें हो सकती हैं। आपको ईसीजी जरूर लगानी है। ईसीजी की हाँ मॉनिटरिंग के ECG बगैर, ईसीजी की मॉनिटरिंग के बगैर आपने रेसिमिक एपिनेफ्रिन नहीं देनी, ठीक है। सही। तो ये बेसिकली है इसका ना। स्टीरॉयड आप कौन सा देंगे? स्टेरॉइड इसमें सर हाइड्रोकोर्टिसोन नहीं हाइड्रोकॉर्टिसोन क्यों देंगे, डेक्सामेथासोन क्यों नहीं नहीं देंगे? नहीं 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 डेक्सामेथासोन देंगे। नहीं नहीं, आपने सही बोला है। आप अच्छा हाइड्रोकॉर्टिसोन देखिए, मेरी बात सुने, एक ज़हन में रखें जी बात, जी हाइड्रोकॉर्टिसोन का इफेक्ट जल्दी आता है या डेक्सामेथासोन का? हाइड्रोकोर्टिसोन का जल्दी आता है। लेकिन वो शॉर्ट लिव्ड भी होता है। जी तो आप बेसिकली जो रिकमेंडेड है ना वो डेक्सामेथासोन ही है, ठीक है। लेकिन आप दोनों सही ये किताबों में आपको डेक्सामेथासोन ही लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है। जी लेकिन एक्चुअली थ्योरेटिकली वहां पर आप ये कह सकते हैं कि आप डेक्सामेथासोन भी देंगे, एंड इफ इट इज नीडेड यू कैन गिव नेबुलाइज्ड, नेबुलाइज भी आप दे सकते हैं अगर आपके पास स्टीरॉयड कोई है, ताकि उसका उसका रिलेटिवली जल्दी इफेक्ट आ जाएगा, सही ठीक है। तो ठीक ये चीज है। अच्छा तो उसके अंदर ना ये आप जहन में रखें बात, और इसमें वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप इसको कैसे इंट्यूबेट करेंगे। तो इसके अंदर जो आप दो तीन बातें, उनमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये होगी कि एक तो बच्चों में वैसे ही क्रिकॉइड कार्टिलेज पे ट्यूब फंस सकती है ना जाके, तो इसमें जी आपने रिलेटिवली स्मॉल साइज की ट्यूब यूज करनी है, ठीक है। आपने रिलेटिवली सही स्मॉल साइज की ट्यूब स्मॉल यूज साइज जी। और उसके बाद जो है जो है वो आप मतलब इवन जो आपने जो एक्सट्रूबेट भी करना है ना, वो आपने लीक टेस्ट वाली बात ध्यान में रखनी है। जब आपने सही एक्सट्रूबेट जब करना है तो आपने लीक टेस्ट के बाद वाला करना है, ठीक है। सही तो ये इसके अंदर कुछ चीजें एपिग्लोटाइटस और जो होता है इस ये जो होता है ना जिसको क्रू कहते हैं, इन दोनों में ज्यादा जी खतरनाक कौन सा होता है? इसमें ज्यादा खतरनाक एपिग्लोटाइटिस होगा। एपिग्लोटाइटस होता है, ठीक है। इसमें कौन सा जी ऑर्गेनिज्म होता है? ये सारे एमसीक्यू के क्वेश्चन है। जी इसमें होता है एपिग्लोटाइटिस में हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है या फिर स्ट्रेप्टोकोकस होता है सर। और अभी तो हीमोफिलस भूल गया हूँ। ये अब आपको याद हाँ होना चाहिए, ठीक है। हीमोफिलस सही है इन्फ्लुएंजा जी होता है मेनली, और बाकी और भी जी ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, स्टेफिलोकोकस भी है और न्यूमोकोकस भी है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस भी है। ये याद रखें, देखें अपर एयरवे के वही हैं बैक्टीरिया, तो वही होंगे ना, लेकिन यहाँ पर जी वही आपने होंगे हीमोफिलस नहीं भूलना, ठीक है। जी। स्ट्रेप्टोकोकस क्या नहीं बोलना स्टेफिलोकोकस सर। हीमोफिलस नहीं हाँ भूलना, हाँ ठीक है ना। जी जी ये सही हीमोफ्लस से होता है, ठीक है। अब तो हिप की वैक्सीन लगती है ना, इवन बिल्कुल अडल्ट्स में भी बिल्कुल लगती है, बिल्कुल जो जो उम्रे वगैरह पे जाते हैं उनके लिए तो ये मैंडेटरी होती है, ठीक है। सही और ट्यूब आपने साइज का मैंने आपको बता दिया। इसमें एंटीबायोटिक देंगे जरूर, ठीक है। सही और इसमें एक और जो चीज है वो कभी मैंने इतना पढ़ा नहीं है, वो एक बैक्टीरियल ट्रेकियाइटिस भी होता है। वो फीचर्स उसके कुछ इसी किस्म के मिलते जुलते ही होंगे, ठीक है ना। जी और अच्छा एक किसी जमाने में एक चीज पढ़ी थी, क्विंसी। क्विंसी क्या होती है? क्विंसी सर क्विंसी वो नहीं था यूनिलेटरल कोई था उसका यूनिलेटरल टॉन्सिलाइटिस था कुछ ऐसा था होता था ये। हाँ, आप करीब करीब है। हाँ यूनिलेटरल यूनिलेटरल टॉन्सिलाइटिस था या कुछ मुझे फिर याद नहीं आ रहा तो। ये देखें, ये बेसिकली जो है ना है तो ये एयरवे थ्रोट के अंदर ही है ना, एब्सेस। जी जी ये बेसिकली सही पेरिटॉन्सिलर एब्सेस को कहते हैं क्विंसी, पेरिटॉन्सिलर एब्सेस जी। और एक रिट्रोफ्रेंजियल एब्सेस भी होती है, ठीक है।
सही। एक रेट्रोफ्रेंजियल एब्सेस भी होती है, और इनके अंदर बेसिकली आपने बात याद रखनी है कि ये बहुत वैसे ये क्या नाम है इसका, ये जो है आपकी बहुत रैपिडली एक्सपैंड होती है, ठीक है। और इसके अंदर भी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर आपने ये भी आपने ज़हन में रखना होगा। इसमें सारा है बातें सारी कॉमन, ठीक है, कॉमन बातें हैं। सही। यहाँ पे है कि कोई एब्सेस बनी हुई होगी, पेरिटॉन्सिलर एब्सेस बनी हुई होगी, तो उसमें भी एक्चुअली फीवर का ही होगा, फीवर जी। तो आपने जो इसका आंसर है, ये बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर औकात ये आता है, और इसके अंदर आपने ये ज़हन में रखना है कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आपने रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की वही बातें आपने बतानी है कि देखें, सबसे पहले आप रेट बताएं, रेट, रिदम, signs of accessory respiratory muscles, associated hemodynamic changes, conscious level, ठीक है, और साथ ही आप जी। वो साइनोसिस और सैचुरेशन और सफरिंग और ये सारी चीजें। सही। तो सर इसमें तो जो रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस से ही होता है, शायद वो लुडविग्स एंजाइना होता है। हाँ जी, लुडविग्स एंजाइना इसी से ही होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये असल में ये बहुत किसी जमाने में ये चीजें पड़ी थी। जी जी। फ्लोर ऑफ माउथ का लुडविग्स एंजाइना होता है, अभी मैंने गूगल में देखा है, सीवियर सेलुलाइटिस इन्वॉल्विंग द फ्लोर ऑफ माउथ, ठीक है। तो इसमें अंदर ज़हन में रखें कि इसमें इवन आपकी माउथ ओपनिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। बिल्कुल। तो इट्स वेरी डेंजरस, और ये रप्चर भी हो सकती है, ये भी बात, एक और भी प्रॉब्लम होती है कि इट कैन रप्चर एज वेल, ठीक है जी। तो हम अच्छा देखें, तो जो लोग उसामा आप ऑफलाइन हो गए थे, तो मैं आपसे बेसिकली ये कहना चाह रहा था कि आपने अब इस टॉपिक को अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको एमसीक्यूज भी कवर होंगे और आपका वाइवा तो खैर कवर होगा ही होगा, ठीक है। तो ये चीजें ना देखें, अब जाहिद अब आप नोट कीजिए कि आप अगर आप ठंडे दिमाग से बैठ के सोचेंगे तो आपको अंदाजा हुआ है कि आपने रेसिमिक एपिनेफ्रीन आपके दिमाग में नहीं आ रही थी, बिल्कुल, ठीक है, और एग्जामिनर आपको और करता रहेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये फायदा होता है डिस्कशन में, ये फायदा होता है डिस्कशन का कि जो बात आप देखें, एक दफा बोलेंगे, 2 दफा बोलेंगे, 3 दफा बोलेंगे, आप यू आर नॉट डफर, सिर्फ चक्कर ये है कि प्रैक्टिस की कमी है, ठीक है ना, सिर्फ प्रैक्टिस की कमी है। तो और वो लोग के जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो अगर इस तरह से पढ़ें तो उनको यकीन करें उनका कभी एमसीक्यू भी गलत नहीं होगा, मैं आपको दावे से कहता हूँ ये बात, क्योंकि हम लोग अभी इस तरह पढ़ने के आदी ही नहीं होते। तो वो वाला हिसाब होता है कि जिनका एमसीक्यूज अनएक्सपेक्टेड पास हो जाए ना, तो उनका वो हिसाब होता है कि एक लड़की की शादी कर दिया विदाउट ट्रेनिंग हर फॉर घरदारी, अब वो चली गई है कुछ टिपिकल किसी के ससुराल में, तो वो जो ससुराल वाले उसका हाल करते हैं ना, वाइवे वाले भी वो आपका यही हाल करेंगे, ये याद रखें बात। वो एफसीपीएस का आप याद रखें बात आप क्यों सही है ना, एफसीपीएस का हकीकत है, ये हकीकत है। एक आप याद रखें बात, एक बात याद रखें, इंटरनेशनली हमारे जो लोग हैं, जिन लोगों ने ये इम्तहान पास कर लिया होता है, आप यकीन करें कि जिस तरह वो दर्दें जो है ना उसकी अभी तक मुझे भूलती नहीं है, जो तकलीफ और जो प्रेशर और जो एंजाइटी मैंने बर्दाश्त की है ना आज से 8 साल पहले, वो मुझे अभी तक भूली नहीं है, और मैं कभी भी भुलाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं वही तकलीफ है कि मैं इस वक्त बैठा हुआ आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, अदरवाइज यकीन कीजिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं इसलिए आप सब लोगों को यही मैसेज बार बार दरमियान में यही बात पैगाम भी आपको देता रहता हूँ, ये तकलीफ गुजर जाएगी, ठीक है, ये वक्त गुजर जाएगा, आप यकीन करें। जिस तरह मैं अब इन बातों को याद करके हंसता भी हूँ और अब इंजॉय भी करता हूँ, और आप लोगों को जब आप लोगों से ये डिस्कस करता हूँ तो साथ मुझे लिटरली आई एंजॉय एज वेल, ठीक है। लेकिन आप यकीन कीजिए कि ये वक्त गुजर जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इस चीज़ को बस पॉजिटिव रहें, अपने ऊपर ट्रस्ट करें और ये सोचें कि जो है यू कैन डू इट, ठीक है। तो अच्छा, अब असल में जो मैं आज चाह रहा था वो, क्योंकि एमसीक्यूज वाले लोग ज़्यादा
नहीं है मेरे ख्याल। कौन आए उसामा के अलावा और किसने इम्तहान दिया आज? जी हफीजुल्लाह, ये डॉक्टर हफीजुल्लाह आप कोयटा वाले? अच्छा अभी इन्होंने साउंड ही नहीं ज्वाइन की। जी हफीजुल्लाह आप कोयटा वाले डॉक्टर हफीजुल्लाह है? यस सर। जी कैसा हुआ कोयटा आपका वाला। एग्जाम? सर कल है 27 को। अच्छा कल है आपका एग्जाम। ओके 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 ओके। चले भाई जी आप सर। लोग फिर जो जिन लोगों का कल एग्जाम है वो अभी टाइम ना ज़ाया करें। कल इंशाल्लाह हम दोबारा से डिस्कशन करेंगे। असल में वो मैच की वजह से ना वो सारी कंसंट्रेशन जो है ना वो मैच की तरफ गई हुई है, इस वजह से थोड़ा सा मैं लेजी हुआ हूँ। लेकिन आप लोग, अच्छा अतीक भाई आपका इंटरनेट ठीक हो गया है या नहीं ठीक हुआ है? सर मेरा इंटरनेट जो है ना बार बार उसमें ना वो बिजली आती जाती रहती है, ऑफ हो जाता है सर। तो मैं आप इसको कोशिश करूँ यूपीएस के अतीक साथ, भाई यूपीएस आप के साथ थोड़े से, कनेक्ट करूँ सर। जी जी आप थोड़े से पैसे खर्च कीजिए और यूपीएस लें, ठीक है ना? वैसे भी सर आपको यूपीएस पड़ा हुआ है सर, इसके साथ वो जो एक अभी इसके साथ एक्सटेंशन लगा के ना इसको दूसरा अपने कमरे में ले आऊंगा इंटरनेट, और साथ मुझे सर ये आई एम फीलिंग द सेम, मैं यही सोच रहा था आपसे पहले, अभी सोच ही रहा था सर। जी जी सोचे नहीं काम करें, ठीक है ना? ओके सर सर बिल्कुल जैसे सर आप। वो मैंने कहा शायद 15 दिन तक जो है ना वो यूपीएस ही ना ठीक हो है। सर कल कल आप इंशाल्लाह, कल मैं नहीं खराब होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा मैंने ये तो एक एमसीक्यू से मैंने ये डिस्कस कर लिया ये क्वेश्चन। तो और आप लोग को कोई बताइए और कोई चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि आज मैं मतलब लाइक ये कि जो टॉपिक मैं डिस्कस करना चाह रहा था वो शायद अभी ना कर सके क्योंकि मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना? जी जी नादिर। सर सर दिशान बहुत 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 मुबारक हो इंडिया से, और फिर उससे से हमने न्यूजीलैंड दोनों से बदला ले लिया है सर, अभी हम सुकून में हैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। तो जी नादिर आप क्या कह रहे थे? सर मैं थोड़ा डिफरेंशिएट करना चाह रहा था कि आप कह रहे थे ना कि एपिग्लोटाइटिस है या अपर ट्रैक्ट इन्फेक्शन या ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से तो हम इनहेलेशनल देंगे। तो सर इनहेलेशनल मतलब इंडक्शन जब करेंगे तो उससे पहले वो प्रिपरेशन करेंगे तब भी होगा। इंडक्शन में तो बाज़ ये है कि अब वहां तक जा ही नहीं रही ट्रेकियोस्टमी के ट्रेकियल। लिए, ट्रेकियोस्टमी के लिए रेडी होना है सबसे पहले, ये बात आपने बतानी है। जी सर मैं वही मतलब था कि एक तो इनहेलेशन तो जब एक अपर एयरवे है ही ब्लॉक तो सर वो कैसे अफेक्ट करेगी? आईवी मतलब बेस्ट रहेगा या नहीं? सर मैं ये थोड़ा देखिए मेरी बात कंफ्यूज सुने, था एक ज़हन चिल्ड्रन में में रखें सर। बात, एक ज़हन में रखें बात सर कि स्ट्राइडर उस वक्त तक आएगा जब तक एयर फ्लो कुछ ना कुछ हो रहा होगा, समझ आई? जी सर। जब स्ट्राइडर अगर बंद हो गया तो समझे कि वो एयर कंप्लीट एयर पे कोलैप्स हो गया, ठीक है? राइट तो सर। अगर आप एपिग्लोटाइटिस सस्पेक्ट कर रहे होते हैं तो इसके अंदर आप जब स्ट्राइडर आ रहा है आप उसी वक्त उसको फौरी तौर पे आप उसको इंट्यूबेट करते हैं, ठीक है? और इंट्यूबेट करने के लिए आपको इनहेलेशन इंडक्शन करनी पड़ेगी विद सुपरविजन और प्रेजेंस ऑफ ट्रिक्योस्टमी। आपने ट्रिक्योस्टमी को रेडी करना है, फिर आपने प्रोसीड करना है, राइट सर राइट ठीक सर है? ये क्योंकि एक वो बात लॉक थी हो सकता डिस्कस है करने। ना। हाँ जी, वो आपने उसके बगैर आपने नहीं करना, ठीक क्योंकि सर। और सर जी जी और सर ये पूछना था अब जैसे वैवा हुआ है ना तो उन्होंने खैर वो तो मतलब एक उसका केस रखा हुआ था ऑब्स्ट्रक्शन का ना तो नेगेटिव प्रेशर और पल्मोनरी एडिमा। तो उस जगह पे सर हमने एडल्ट में क्या क्या आप कहेंगे उसमें? तो जो इंडक्शन है मेरा सवाल ये था कि इनहेलेशन करेंगे या आईवी करेंगे? सर मैं थोड़ा कंफ्यूज इस जगह पे हो रहा था कि उनको हम जवाब क्या देंगे नहीं नहीं, देखिए मेरी बात सुने, एक तो ये कि रेंजोस्पाज्म अभी में। सॉरी सॉरी सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ, मैं रेंजोस्पाज्म की बात कर रहा हूँ सर। नहीं, लेरिंगोस्पैज़म इज समथिंग एल्स, वहां पर इनहेलेशन राइट इंडक्शन सर। थोड़ी होगी ना। देखिए वो राइट कहानी सर राइट। डिफरेंट है। लेरिंगोस्पैज़म का मतलब ये है, लेरिंगोस्पैज़म का मतलब ये है कि अब तो वो आपने लेरिंगोस्पैज़म को ब्रेक करना है, उसके लिए आप राइट सीपैप सर। देंगे, आप वो जो लार्सन्स पॉइंट है वहां पे आप पेनफुल स्टिमुलस देंगे एंगल ऑफ जा पे,
ठीक है। उसके Right, साथ right. आपने क्या किया कि आपने उसको लाइडोकेन दी, आपने उसको प्रोपोफोल दिया, वो ब्लंट आपने रिस्पॉन्स वाला ये आप सारा तरतीब से मैं बताता जा रहा हूँ एक एक स्टेप। लाइडोकेन, प्रोपोफोल, लो डोज ऑफ सक्सामिथोनियम, हाई डोज ऑफ फुल डोज ऑफ सक्सामिथोनियम एंड इंट्यूबेट, ये तरतीब है। राइट। ठीक है। ठीक सर, ठीक सक्शन आपने ये सारी चीजें बतानी है वहां पे। उसके अंदर उसकी जी। है डिफरेंट है। और पल्मोनरी जो नेगेटिव प्रेशर पल्मोनरी एडीमा है वो उसमें डेवलप हो सकता है। ठीक है। नेगेटिव प्रेशर पल्मोनरी एडीमा ऐसे भी डेवलप हो सकता है कि ट्यूब अंदर है और ट्यूब क्लेंच कर ली है। ठीक है। ट्यूब उसने बाइट कर ली है और अब ट्यूब किंक हो गई है और अब एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, तो एक्चुअली इट इज बिहेविंग लाइक एनी एयरवे अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है। नीचे से लंग जोर लगा रहे हैं, रास्ता आगे से बंद कर लिया उसने खुद ही, तो वहां पर नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा और वो इतना नेगेटिव प्रेशर होगा कि वो जो पल्मोनरी एल्विलाई हैं वहां पर जो वेसल्स हैं उनके अंदर से सकिन हो जाएगा। ठीक है। बिकॉज ऑफ वेरी हाई नेगेटिव प्रेशर बीइंग जनरेटेड। ठीक है। और ये जनरली जो यंग मस्कुलर इंडिविजुअल्स होंगे उनके अंदर ज्यादा चांसेस होंगे एज कंपेयर टू ओल्ड एज। ठीक है। ये इसकी थ्योरी है। और इसके अंदर जो आपको ट्रीटमेंट करना होगा वो मैकेनिकल वेंटिलेशन होगी विद पीप एंड hemodynamic support if needed and diuretics. No role of antibiotics, no role of steroids. ठीक सर। ठीक है। और सर एक और पूछना था, अगर एक पेशेंट है वो डिफिकल्ट मतलब ओबीज है, मॉर्बिड ओबीज है और हम उसको इंटुबेट करना चाह रहे हैं, इंटुबेट किया है, इंटुबेट करते हुए रेंडोस्कोपी किया है और हमें वेंटिलेट तो ठीक हो गया था लेकिन फिर भी ट्यूब नहीं डली सर, तो पेशेंट जो है ना स्पाव में गया है, उसके बाद मतलब दूसरी प्रोपोफॉल दिया है थोड़ा सा और उसको दोबारा डीप किया है, तो डीप करने के बाद दोबारा ट्राई किया है सेकंड टाइम आपने मतलब प्रोपोफॉल देना होगा इस तरह की कंडीशन में। सर डीप करने के लिए और मतलब फॉर एग्जांपल और क्या हम देंगे सर उसे उस वक्त? आप ऐसे पेशेंट को इम्तहान के प्रैक्टिकली जो मर्जी करें, इम्तहान ठीक में सर। आपने करवानी है वेक फाइबर ऑप्टिक। ओके सर। आपने इम्तहान के अंदर अपनी क्यों आपने रजिया को गुंडों में फंसाना है? अगर ठीक आपने सर, ठीक। डिफिकल्ट एयरवे के पेशेंट को आपने रिलेशनल या प्रोपोफोल कर दिया तो आपने तो गुंडों में रजिया को फंसा दिया। ठीक सर। ठीक है। अच्छा एक मिनट प्लीज, एक मिनट प्लीज, मुझे ना कॉल आ रही है, मैं एक मिनट रिसीव कर लूं। ये कंटिन्यू करें। अतीक भाई कोई क्वेश्चन पूछें। हेलो। जी डॉक्टर साहब वो बिल्कुल सर ठीक कह रहे थे कि जिस आपने देखा है कि आपने जो है ना उस पेशेंट को इंटुबेट नहीं कर सके, ठीक है, तो उसके बाद फर्दर उसको कोई ऐसी आईवी इंडक्शन नहीं देनी है आपने, ठीक है, जिसमें आप पेशेंट जो है ना वो हाँ वेंटिलेट हो रहा हो, स्पैज़म में गया हो, ठीक है, बाद में फिर आप दे सकते हैं ये सारी चीजें कि आपने प्रोपोफॉल दिया, लो डोज ऑफ सक्स दिया, ठीक है, पीप दी है उसको, और अगर उस पर नहीं है तो डेफिनेटली आपने फिर उस वक्त में यही कोशिश करनी कि पेशेंट के जैसे भी है ऑक्सीजनेशन उसकी हो। अगर आप कह सकते हैं ओरल वे करके देख लें उसको, और काल्फार डेफिनेटली इस वक्त फिर आपने फौरन काल्फार हेल्प करनी है और आपने कहना कि आई विल ट्राई मैक्सिमम टू मेंटेन द ऑक्सीजनेशन ऑफ द पेशेंट अबव 94, ठीक है, 100% ऑक्सीजन फ्लश करके, और फोर हैंड ऑफ आपने कहना है कि उस वक्त मेडिटेशन आपने जो है ना वो कर लेनी है, टू हैंड फोर हैंड कह सकते हैं कि ग्रेड 4 आया है तो वो पेशेंट फिर जो है ना वो फाइबर ऑप्टिक ली जाएगा। ठीक सर, ठीक 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 सर। इस तरह जैसे ये लार्ज थायराइड आता है, इसमें मतलब हम अगर को कहेंगे कि जी आप अब यही था ना कि आपने सारा कुछ दे दिया है तो पेशेंट वेंटिलेट ही नहीं हो रहा, आप क्या करेंगे? अब आप उस वक्त मतलब आपने पेशेंट को रिलैक्स किया है तो आप उसमें फिर आप ये देखो दास की जो है ना गाइडलाइन उसमें जाएगा ना, एक तो होता है ना कि एंटीसिपेटेड, अगर आपका था डिफिकल्ट एयरवे, ठीक है, जैसे आपने बताया कि ओबीस, फिर आपका प्लान यही होगा कि आप रैंप पोजीशन बनाएंगे उसको, ठीक है, और डिफरेंट साइज ऑफ ब्लेड एंड डिफरेंट साइज ऑफ जो है ना ईटीटी, वन साइज बिगर और वन स्मॉलर जो ना आप स्टैंड पर रखेंगे, डिफिकल्ट एयरवे ट्रॉली तैयार करेंगे, ये चीजें आपने सारी उनको फिर बतानी है। और देखो नादिर, अगर तो मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आप एक जहन में रखो बात।
हम लोग इस वक्त, आप एक दमे के लिए अपने दिमाग के अंदर से प्रैक्टिकल और एग्जाम को अलग कर लें। प्रैक्टिकली आप जो मर्जी करें। प्रैक्टिकली मैंने अपनी जिंदगी में अवेक फाइबर ऑप्टिक नहीं की, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि डिफिकल्ट एयरवे नहीं फेस किया, लेकिन मैंने कभी आज तक नहीं की। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पर एग्जाम के अंदर आपने जहां पर डिफिकल्ट एयरवे आ गया है, आपने एग्जामिनर को ये बता देना है भाई कि मैं इसको नहीं करूंगा, मैं इसको ऐसे सेंटर में भेजूंगा जहां, अगर वहां पे आपके पास फिजिकल कह के आपने कभी की है, उसने कहा कि सर आई विल टेक असिस्टेंस एंड वो, और इफ आई एम अनेबल टू डू आई विल रेफर इट टू द प्लेस वेयर अवेक फाइबर ऑप्टिक कैन बी डन। दिस विल मेक यू अ सेफ एनेस्थेटिस्ट, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा सिनेरियो आ गया इमरजेंसी के अंदर। इमरजेंसी के अंदर आ गया है या पेशेंट रिफ्यूज कर रहा है, तो पेशेंट को भी आप काउंसल करेंगे, रिस्क वर्सेस बेनिफिट करेंगे, उससे बताएंगे आपकी जान जा सकती है इसकी वजह से, ठीक है। तो ये सारी बता के, और दूसरी इससे नेक्स्ट पे ये है कि अगर आपने डिफिकल्ट इंट्यूबेशन आप नहीं सस्पेक्ट कर रहे हैं और अनएंटिसिपेटेड, ये सारा जो डास गाइडलाइन है ना, ये अनएंटिसिपेटेड। जी सर, जी सर। एंटिसिपेटेड में तो आपने करना ही नहीं है भाई। एंटिसिपेटेड कौन सी, अच्छा मुझे एक मिनट आपने जवाब देना है। एंटिसिपेटेड डिफिकल्ट इंट्यूबेशन कौन सी होती है जो हम हमेशा कहते हैं? जी मॉर्बिड ओबीज है सर, ये जो लार्ज, नहीं, लार्ज थराइड है। प्रेग्नेंट पेशेंट, लेकिन प्रेग्नेंट पेशेंट में तो नहीं हम करते ना अवेक फाइबर ऑप्टिक। जी सर। प्रेग्नेंट पेशेंट में हम अवेक फाइबर ऑप्टिक तो नहीं करते, लेकिन डिफिकल्ट इंट्यूबेशन सस्पेक्टेड होती है ना। बिल्कुल सर। वो कैटेगरी है जहां पर आपने प्लान बी नहीं होता वहां पे, ठीक है। आपने यानी कि वहां पर आपने अगर इंट्यूबेट नहीं हुआ या आप है तो आपने प्लान सी पे जाना होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपने ये ध्यान में रखे, और वहां पर आपका होता है फीटल, क्योंकि वो प्रेग्नेंट पेशेंट का एक अलग कैटेगरी है, वहां पर आपको फीटल डिस्ट्रेस को भी आपने मद्देनजर रखना होता है। अदरवाइज कोई इलेक्टिव सर्जरी आप एलएमए पे नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली ये आपका इसमें है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। ठीक ये अभी हम डिस्कशन कर रहे थे ना, वो बच्चों की अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की बात कर रहे थे। जी सर, अभी तो बच्चों की अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन समझ आ गई है? जी सर, वो समझ आ गई है ऑलमोस्ट तकरीबन सर। जी अतीक भाई, थैंक यू। ठीक है। तो अच्छा जमील, आप ना कल इंशाल्लाह जो है वो होपफुली जो है कल अगर वो कर लें टॉपिक ना, जो कल हम लोगों ने पहले जो दरमियान में छोड़ दिया था। कल ड्यूटी तो नहीं है? सर वही मसल रिलैक्सेंट सर नहीं, कल मेरी मॉर्निंग है। हाँ बस ठीक है। और मार्च और मिंटो और ये वाला वहां तक हम गए थे, उसके ना टीसी और टीवा। एक सेकंड, कल जो है ना वो न्यूरोमस्कुलर जो मॉनिटरिंग उससे मॉनिटरिंग है और मसल रिलैक्सेंट्स और वो जो रिवर्सल उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। और दूसरी ये कि अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के टॉपिक को हमने कर लिया। जो बात असल में कुछ लोग आज ज्यादा नहीं आ सके, मैं बेसिकली जो आप लोगों को जो जूनियर्स इस वक्त यहाँ पे जो रेजिडेंट्स हैं, मैं उनको ये मैसेज दूंगा कि देखें प्लीज अपनी पढ़ाई को पहले दिन से, ये मैं एक मैसेज बहुत क्लियर सुन लीजिए आप, कि जो लोग आपको ये कहते हैं ना कि जी ये काम अभी ना करो, ये तो तुम अभी फर्स्ट ईयर रेजिडेंट हो, दिस इज द डिजास्टर व्हिच दे क्रिएट इन योर माइंड। वो पहले आपको कहते हैं वो फिजियोलॉजी पढ़ो, फिर आपको कहते हैं वो फिजिक्स पढ़ो, वो आपसे वो पढ़ी जाती है। आप अपनी अगर केस रिलेटेड आप फिजियोलॉजी पढ़ें, केस रिलेटेड आप फार्माकोलॉजी पढ़ें, केस रिलेटेड आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेशंस को देखें, केस रिलेटेड जो आप इक्विपमेंट करता जा रहे हैं उसको तोड़ के एक एक करके आप उस इक्विपमेंट को करें, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें तो ये कहा जाता था कि जी पहले मॉर्गन के 18 चैप्टर पढ़ो, वो मरते दम तक मुझे तो आज तक वो 18 चैप्टर याद नहीं हुए, ठीक है। तो वो इसलिए ये एक करेक्ट योरसेल्फ, ठीक है। केस ओरिएंटेड पढ़ाई करें, दैट्स द बेस्ट वे। आप केस को देखें कि आपने केस उससे रिलेटेड आप देखें कि क्या है चीज़, ठीक है। अच्छा, तो इस वक्त मैं क्विकली एक दफ़ा वो टॉपिक है जो मैं बहुत अपना समझ लें कि मैं उसको स्ट्रेस देता हूँ और सेलिंग मैं पॉइंट देता हूँ कि हाउ टू प्लान एन एनेस्थीसिया। ये बहुत दफ़ा हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वक्त मैं आपको एक दफ़ा जल्दी से 5 मिनट के अंदर अंदर ये बता के फिर हम आज अपनी डिस्कशन को ख़त्म करते हैं कि एनेस्थीसिया को कोई भी आपने जब प्लान करना होता है तो उसके अंदर आपने ये ज़हन में रखें कि आपने सर्जिकल रिस्क को देखना होता है, आपने सर्जिकल अर्जेंसी को देखना होता है,
आपने ये देखना होता है कि इसके अंदर कोई एज रिलेटेड कोई फिजियोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल, एनाटॉमिकल कंसिडरेशंस तो नहीं है, उसके अंदर कोई कोमॉर्बिडिटीज तो नहीं है, उसके अंदर कोई प्रीवियस सर्जिकल मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, उसकी कोई पर्सनल हैबिट्स तो नहीं है। तो ये इन सारी चीज़ों की बेस पे आप ये डिसाइड करते हैं कि भाई अगर मिसाल के तौर पे अर्जेंट सर्जरी है या उसके अंदर जो सर्जिकल रिस्क है उस हिसाब से आप एंटिसिपेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप उसके हर सिस्टम से रिलेटेड आप क्लिनिकल रिस्क फैक्टर्स को देखते हैं कि भाई इसके अंदर कार्डियक रिस्क फैक्टर्स क्या है, इसके अंदर रीनल रिस्क फैक्टर्स क्या है, इसके अंदर पल्मोनरी रिस्क फैक्टर्स क्या है, इसके अंदर पोस्ट ऑपरेटिव नॉजिया वोमिटिंग के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, एस्पिरेशन के रिस्क फैक्टर क्या है, एयरवे मैनेजमेंट के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, ठीक है। और फिर उसके हिसाब से आप देखते हैं कि भाई सिस्टमैटिक आप देखते हैं कि हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन की बेस पे आप ये रिस्क निकालते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी हिस्ट्री होती है, जो भी एग्जामिनेशन होता है, जो भी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसमें आपका रैशनल ये होता है कि आप रिस्क चॉक आउट करें कि भाई इसके अंदर रीनल रिस्क है, इसके अंदर पल्मोनरी रिस्क है, इसके अंदर ये रिस्क है। उसके हिसाब से आप फिर उसको स्ट्रेटिफाई करते हैं। तो कुछ जो चीज़ें होंगी जो उससे रिलेटेड होंगी उसमें आप देखें कि हो सकता है कि कुछ आप उसको ऑप्टिमाइज कर सकें। जो चीज़ें आप ऑप्टिमाइज कर सकते होंगे यू विल गो फॉर द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ देम। उसकी एग्जांपल क्या है, सीओपीडी की रेफरेंस से है। अगर आपकी कोई ऐसी सर्जरी आप उसकी स्मोकिंग को सेट कर दें, आप उसको एंटीबायोटिक दे दें, या यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट होता है। हर पेशेंट के अंदर कोई पोजीशन होगी तो पोजीशन रिलेटेड कंसर्न आपके जहन में आने चाहिए। हर पेशेंट के अंदर आपने कोई स्पेसिफिक मॉनिटरिंग की हो सकता है ज़रूरत हो, तो स्पेसिफिक मॉनिटरिंग स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 के अलावा कोई स्पेसिफिक मॉनिटरिंग है, तो आपको जब वो सर्जरी का नाम आए तो आपके दिमाग के अंदर ये सारी बातें आपकी होनी चाहिए कि ये हाई रिस्क सर्जरी है या इंटरमीडिएट रिस्क सर्जरी है या लो रिस्क सर्जरी है, इसके ये इमरजेंसी सर्जरी है या अर्जेंट सर्जरी है या इलेक्टिव सर्जरी है, इसके अंदर इंसिजन कहाँ पे होती है, इसके अंदर कौन सी पोजीशन में होती है, इसके अंदर क्या क्या एंटिसिपेटेड प्रॉब्लम्स होती है, इसके अंदर क्या पोस्ट ऑपरेटिव इसमें एचडीयू आईसीयू की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। इसके अंदर मैंने एयरवे कैसे मैनेज कर रहे हैं, इसके अंदर मैंने इंडक्शन कैसे करनी है, क्या मैंने इसको प्री मेडिकेशन तो नहीं देना, क्या मैंने इसको एस्पिरेशन का रिस्क तो नहीं देना, ये आपके दिमाग के अंदर ये बातें बैठी हुई होनी चाहिए। फिर हर स्टेप ऑफ एनेस्थीसिया में डूज एंड डोंट्स, एनी डिजीज, एनी सर्जरी यू आर डूइंग, आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी एयरवे मैनेजमेंट मैंने कैसे करनी है, कोई इसमें मुझे स्ट्रेस रिस्पॉन्स को ब्लंट तो नहीं करना, इसके अंदर क्या मैंने रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन तो नहीं करनी, इसके अंदर मैंने कोई स्पेसिफिक इनहेलेशनल एजेंट या आईवी इंडक्शन एजेंट मैंने यूज करना है या नहीं करना, आपने कोई स्पेसिफिक मसल रिलैक्सेंट यूज करना है या नहीं करना। फिर उसके बाद मल्टी मोडल एनाल्जेसिया का प्लान, ठीक है, कि भाई इसमें आपने एनसेड देना है, पैरास्टामोल देना है, उसके साथ आपने कोई रीजनल ब्लॉक देना है, उसके अंदर साथ आपने स्ट्रेस रिस्पॉन्स को ब्लंट करने के लिए आप लाइडोकेन की इन्फ्यूजन दे रहे हैं या कैटामीन की इन्फ्यूजन दे रहे हैं या डेक्समेडिटोमेटिन की इन्फ्यूजन दे रहे हैं, आपने उन सारों को आउट करके आपने एक प्लान बनाना होता है। फिर फ्लूइड का प्लान होता है कि भाई इसके अंदर कितना ब्लड लॉस एक्सपेक्टेड है, इसमें कितना फ्लूइड शिफ्ट एक्सपेक्टेड है, तो आप फ्लूइड की मैनेजमेंट, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट एंड ब्लड, ठीक है, तो उसको आपको ये एक आपका सारा प्लान है। फिर आपने ये एक्सटुबेशन उसकी डीप प्लेन में करनी है या एक करनी है, और एक्सटुबेट करने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये फॉर एनी सर्जरी, फॉर एनी डिजीज, अगर आप अपनी ये हैबिट बना लें कि आप कोई भी केस को प्रिपेयर करें तो इन ग्राउंड्स पे करें, ठीक है, इन ग्राउंड्स पे करें। और डिजीज है तो डिजीज का बारे में इसी के अंदर में एडिशनल है कि डिजीज के बारे में ये चीज देखनी होती है कि भाई ये डिजीज जो है ये इसका कबीला क्या है, इसमें मेन प्रॉब्लम क्या होती है। जैसे अगर सिकल सेल डिजीज है तो आपको ये नहीं बोलना या ये आपको नहीं पता होना चाहिए कि इसके अंदर वेलिन की जगह ग्लूटामेट आ गया है और जेनेटिक डिसऑर्डर है और ये है और वो है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई एनीमिया है, एनीमिया है। ये कोई सिंपल वर्ड में अगर कोई पूछे तो सिकल सेल डिजीज है एनीमिया बिकॉज ऑफ एनी हीमोग्लोबिनोपैथी, जिसके अंदर हीमोग्लोबिनोपैथी क्या है कि इसके अंदर अमाइनो एसिड्स की चेन जो डिस्टर्ब हो जाती है, तो एक अमाइनो एसिड की जगह दूसरी जगह हो जाता है। तो अब जो अमाइनो एसिड की वजह से जो हीमोग्लोबिन बनता है वो बेचारा बड़ा नाजुक होता है, उसमें थोड़ा सा उसको स्ट्रेस पड़े तो वो सिकल कर जाता है। वो सिकल करके वो 3-4 किस्म के क्राइसिस हैं, वो आपको पता होने चाहिए कि वेज़ोएक्लूसिव क्राइसिस हो सकता है, या प्लास्टिक क्राइसिस हो सकता है, या सीक्वेस्ट्रेशन हो सकता है, हीमोलिटिक हो सकता है। ये आपका डिजीज का पैटर्न है। उसकी वजह से हर सिस्टम पे क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं, वो हो सकता है किसी एक सिस्टम पे इफेक्ट हो सकता है सारे सिस्टम पे इफेक्ट हो सकता है किसी एक आपको रिलेटेड जो चीज हो। तो ये तरतीब आप डिजीज के लिए रखें। फिर कुछ प्रॉब्लम्स डिजीज की इटसेल्फ होती है और कुछ प्रॉब्लम्स डिजीज की जो मेडिसिन ले रहे होते हैं या डिजीज की जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनकी वजह से होती है।
इसकी एग्जांपल है आपकी हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, ठीक है। तो उसकी वजह दवाइयाँ ले रहे होते हैं तो उसका क्या ट्रीटमेंट का क्या इफेक्ट होता है। हम ये बोलते हैं कि जी हम हिस्ट्री लेंगे कि वो कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं और जुमला खत्म। आगे एग्जामिनर बेचारा सोच में पड़ जाता है कि पता नहीं क्या बताने लगा है ये। तो आपने ये नहीं बोलना कि ये, उससे ये देखना है कि उस दवाई का हमारे ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, उस दवाई की साइड इफेक्ट्स क्या हो रहे हैं, उस दवाई से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ड्रग इंटरेक्शन है। जैसे उसकी एग्जांपल क्या है, एक पेशेंट अगर डायूरेटिक्स ले रहा है तो आप उसमें अगर उसको एनेस्थीसिया देना है तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, इसके अंदर हाइपोकैलेमिया हो सकता है, इसके अंदर हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है अगर वो फ्रूसिमाइड फॉर एग्जांपल ले रहा है। ये इंटरप्रिटेशन है, इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ये आपकी इंटरप्रिटेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो वहां पर जब भी आप कोई बात करते हैं, कोई भी डिजीज पढ़ें, तो आप ये देखें कि आपकी मस्जिद में कहाँ डिस्टर्बेंस आ रही है। आपने या तो सुई खबोनी है उसको पीछे स्पाइनल या एपिड्यूरल की फॉर्म में, या आपने ट्यूब डालनी है उसको एयरवे के अंदर, या आपने उसको कोई ब्लॉक लगाना है, या आपने उसको ऐसी दवाइयाँ देनी है जो लिवर से मेटाबलाइज होनी है और किडनी से निकलनी है, या आपने उसके फेफड़े को फुलाना है। तो यही सारी चीजें आपकी मस्जिद है। आपने इन्हीं हर डिजीज के अंदर आप ये देखें कि आपकी बीमारी, उस बीमारी का आपके एनेस्थीसिया की मैनेजमेंट से या आपके सिस्टम्स के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, और वो सिस्टम के जो ज्यादा रेलेवेंट है उसको आपने पहले अहमियत देनी है। हमारे यहाँ पे मायस्थीनिया ग्रेविस की बात होगी तो सबसे पहले लोग आई के बारे में बताएंगे। आई इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसकी बल्बर वीकनेस है, उसकी वजह से एस्पिरेशन है। हमारे लिए उसकी ये इंपॉर्टेंस है कि वो पेशेंट को जो है वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। वो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर और ऑटोइम्यून डिजीज हो सकती है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये इसके अंदर ड्रग्स का ऑल्टर्ड रिस्पॉन्स आता है, ये पेशेंट स्टीरॉइड्स ले रहा होता है। हमारे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। हमारे लिए आई की चेंजेस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको पता नहीं होनी चाहिए, लेकिन दैट इज नॉट द फर्स्ट थिंग टू सेल, ठीक है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है भाई। आप लोग अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल जो है होपफुली हम लोग अपने उस टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। अच्छा, वीकेंड पे मैंने ये सोचा है कि हम रेस्पिरेटरी जो सिस्टम की जो है ना बेसिक साइंसेस, वो फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, एनाटॉमी को कुछ करने की कोशिश करेंगे वीकेंड पे, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह ये न्यूरोमस्कुलर सिस्टम करेंगे। एनी क्वेश्चन? ये ठीक है भाई, ओके। जी सर, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, थैंक यू सर। मेरे मस्के ना लगाया करो, मुझसे सवाल नहीं सर, मस्के नहीं, हकीकत बता रहा हूँ सर। सारा दिन तो आप लोग कोई जी सवाल सर। पूछते नहीं हो, कोई डिस्कशन करते नहीं हो, सारे सत्तू पी के सो रहे होते हो, और ये अब मेरे थैंक यू कर रहे हो। मुझे थैंक यू को क्या करना है, मुझे ये बता दो। चलिए ठीक है, फिर आपको तंग करते रहते हैं फिर। जी 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 वो आता है, वो तंग करने वालों की शक्लें तो जरा देखूं ना मैं। सर कोई तंग नहीं देखते करता, रहेंगे आपको। ठीक है। ओके भाई, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। सर अल्लाह।